गुड इवनिंग। अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन को देख लिया और बाकी चीज़ों के साथ साथ जो 5 ईयर प्लान थे उनको खत्म कर लिया। और हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि जो 12वां 5 ईयर प्लान था उसको बनाने के बाद 2014 में जब करंट गवर्नमेंट आई थी नरेंद्र मोदी जी की, तो उसमें प्लानिंग कमीशन को खत्म करके एक नई बॉडी बनाई गई जिसको नाम दिया गया नीति आयोग। अगर हम देखें तो प्लानिंग कमीशन का जो गठन किया गया था वो किया गया था 15 मार्च 1950 को, तब जब हमारे देश ने प्लान्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को अपनाया था। हम लोगों ने इसको भी देखा था कि प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है और कैसे ये कंसेप्ट धीमे धीमे डेवलप हुआ। इसकी शुरुआत यूएसएसआर से हुई और हम लोगों ने इसको अपनाया। आज़ादी के पहले भी इसके बारे में बात होती रही और आज़ादी के बाद हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन का गठन करके अपने देश में प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत करी। इस प्लानिंग कमीशन में ने जो है वो 12 5 ईयर प्लान्स बनाए, बीच में कुछ योजना अवकाश प्लान हॉलीडे भी हुए। और इन 12 5 ईयर प्लान्स के साथ लगभग 6 दशकों तक ये जो प्लानिंग कमीशन है ये देश में काम करता रहा। प्लानिंग कमीशन के अगर हम लोग देखें तो मुख्यतः दो काम थे। एक काम तो हम लोगों ने देखा था प्लानिंग कमीशन का, जो उसका काम था वो था प्लान बनाना, है ना। तो इसके दो काम थे प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन के दो काम थे। एक पहली बात जो काम था वो तो 5 ईयर प्लान को लागू करना, और एक दूसरा काम था प्लानिंग कमीशन का, वो ये था कि राज्यों के बीच में या राज्यों को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात करें तो एक होता है फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करना तो काम था किसका? फाइनेंस कमीशन का। और प्लानिंग कमीशन अपने प्लान्स में राज्यों के बीच में धन का डिस्ट्रीब्यू प्रोवाइड करता था, एक तरीके से उनको अलोकेट करता था कि किसी योजना में किसी राज्य को कितना धन दिया जाना चाहिए जिससे कि उस राज्य का विकास हो सके। तो ये दो काम थे, 5 ईयर प्लान लागू करना और राज्यों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। और ये काम ये जो प्लानिंग कमीशन है 6 दशकों तक करता रहा। हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में जो पहला 5 ईयर प्लान था और जो हमारे पास 12वां 5 ईयर प्लान था, उसके पहले 11वें 5 ईयर प्लान में 7.8% की ग्रोथ रेट अचीव की गई थी। वो भले ही असफल रहा हो, तो हम 2.1 का जो टारगेट हम लोगों ने पहले प्लान में सेट किया था उससे बढ़ते बढ़ते हमने अचीव टारगेट 7.8% कर लिया। तो आखिरकार ये क्या जरूरत महसूस हुई कि हमको इस प्लानिंग कमीशन को खत्म करके एक नई बॉडी को बनाना पड़ा जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले लाल किले से भाषण में प्लानिंग कमीशन को खत्म करने की बात की और उसकी जगह पर एक नई बॉडी को एस्टैब्लिश करने की बात की, तो उसके बाद सरकार के द्वारा एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया था जिस डॉक्यूमेंट में बताया गया था कि आखिरकार क्यों हमको इस सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है। मोटे तौर पर देखें तो उस डॉक्यूमेंट में और सरकार के द्वारा बताए गए कारणों में जो सबसे मुख्य कारण था, अगर हम उसको एक लमसम में एक लाइन में उसको हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वो ये था कि आ, आजादी के समय जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था उस समय जो सिचुएशंस थी और आज की जो सिचुएशन है उन सिचुएशन में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। और इस आए हुए अंतर की वजह से हमको थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा अपने तौर तरीकों में, अपने प्लानिंग के सिस्टम में। उन्होंने कहा, ये जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश की आजादी से लेके आज तक हमारी जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो 3 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। 3 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। 130 करोड़ से ऊपर हमारी जनसंख्या हो गई है। दूसरी बात, जनसंख्या केवल बड़ी ही नहीं है बल्कि जनसंख्या में जो अलग अलग सेगमेंट होते हैं उस सेगमेंट में जो प्रोडक्टिव जनसंख्या है। प्रोडक्टिव जनसंख्या का मतलब जो कार्यशील जनसंख्या है, जो काम कर सकते हैं, यानी कि जो युवा हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। इसको हम लोग नाम देते हैं किस चीज का? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, और हिंदी में बोलते हैं इसको धनांकिकीय लाभांश।
हम एक युवा देश हैं और हमारे पास जननांकीय लाभांश बहुत ज्यादा है, तो हमें इस जननांकीय लाभांश का फायदा उठाना चाहिए। आजादी के समय जब देश आजाद हुआ था और प्लानिंग कमीशन को बनाया गया और प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत की गई, तो हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो 5 ईयर प्लान शुरुआती थे उनमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? उनमें हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम पेट भर सकें। उनमें हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जिन चीजों की कमी है उन चीजों की कमी को दूर करने के प्रयास किए जाए। जैसे भुखमरी थी तो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की बात की गई, हमारे देश में इंडस्ट्रीज नहीं थी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई। उन्होंने कहा कि हम वो सब लगभग पा चुके हैं और अब देश को क्या चाहिए? स्केर्सिटी और सर्वाइवल के फेज से निकल के हम वापस बाहर आ चुके हैं और अब हमारे देश की जरूरत है सेफ्टी एंड सरप्लस वाला देश है हमारे पास, तो हमको इनको टैकल करना है। ठीक है, तो ये कहा गया कि हमारा देश अब एक अलग देश है और इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने सिस्टम्स को बदलें इस बदलते भारत के साथ कदम बढ़ाने के लिए। दूसरी जो बात यहां पर कही गई वो ये कही गई कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और अगर हम पहले 5 ईयर प्लान की बात करें तो तब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी और जो आज की अर्थव्यवस्था है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तब हम बहुत छोटी अर्थव्यवस्था थी और आज देश एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि हमारी जो उस समय का जो पहला प्लान था, पहला जो प्लान था, जो पहला 5 ईयर प्लान था, उस पहले 5 ईयर प्लान का जो आकार था वो 2400 करोड़ का था। और जो 12वां प्लान आया वो 12वां प्लान 43 लाख करोड़ का है। तो ये जो प्लान का साइज है यही बता रहा है कि हम कहाँ थे और कहाँ से उठ के कहाँ पर आ गए हैं। हमारी जो जीडीपी थी वो जीडीपी शुरुआत में 10,000 करोड़ थी। एक रफ आइडिया है, 10,000 करोड़ की जीडीपी से उठ के आज हम 100 लाख करोड़ की जीडीपी वाले देश बन गए हैं, लगभग एस्टिमेटेड आइडिया। ठीक है, तो हम आज देश की एक दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ चुके हैं। तो हमारी अब जी प्राथमिकताएं हैं, हमारी जो रणनीतियां हैं, हमारा जो प्लानिंग का स्ट्रक्चर है, इसमें समय समय में बदलाव जरूर आने चाहिए। और इस वजह से जो प्लानिंग का सिस्टम है, इस प्लानिंग के सिस्टम को भी बदलने की जरूरत उत्पन्न हो गई है, जिससे कि हम देश को दुनिया के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने लायक बना सके और जो हम आज बन चुके हैं इसको और बेहतर बनाएं। तीसरी जो बात ये कही गई कि जब हमारा देश आजाद हुआ था शुरुआत में, तो पब्लिक सेक्टर यानी कि जो सरकारी क्षेत्र है उसको ज्यादा महत्व दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को उतना महत्व नहीं दिया गया था। फिर हम समय के साथ आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस भी ग्रेजुअली बढ़ती गई और ये इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है 1991 में हुए सुधारों के बाद। 1991 में हुए सुधारों के बाद ये जो सिचुएशन है, ये जो इनकी स्थिति है, ये जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर जो निजी क्षेत्र है, वो निजी क्षेत्र उस सिचुएशन में नहीं है जिस सिचुएशन में वो तब था जब देश आजाद हुआ था। आज हमारे देश का जो प्राइवेट सेक्टर है वो ना केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहा है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? अब हमको जो हमारी प्लानिंग का तरीका था, हम प्लानिंग में केवल रिसोर्सेस को अलोकेट करते थे, संसाधनों को अलोकेट करते थे, तो अब इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए, इन सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर की इस जो
प्रोग्रेस हुई है, इस प्रोग्रेस को और बेहतर करने के लिए और अपने देश को और ज्यादा आगे ले जाने के लिए अब सरकार को केवल रिसोर्सेस को अलोकेट करने की भूमिका से बाहर आने की जरूरत है, और अब उसको और ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर जाके इन सभी सेक्टर्स को सपोर्ट करने की, इन सभी सेक्टर को डायरेक्ट करने की, इन सभी सेक्टर को रेगुलेट करने की जरूरत महसूस हो रही है। रेगुलेट का मतलब यहाँ पर वो नहीं कि हम इन पर फिर से नियम और कायदों को कर दें, हम इनको इस तरीके से की सुविधाएं मुहैया करवाएं, हम इनको इस तरीके की पॉलिसीज बनाएं देश में, जिससे कि इन सभी सेक्टर्स को आगे बढ़ने का मौका मिले और ये अपनी पूरी जो भी इनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पर काम करके देश को और बेहतर बना सकें। इसके लिए भी हमको अपने प्लानिंग के सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है। साथ ही साथ शुरुआत में हम, जैसे हम लोगों ने देखा था, हम लगभग एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे। हम लोगों ने कल की क्लास में ये बात की थी कि हमारे पास इंपोर्ट्स में रोक लगी हुई थी। रोक दो प्रकार की थी, क्वांटिटेटिव रोक और एब्सोल्यूट रोक भी थी, कि कुछ चीजों का तो हम इंपोर्ट कर ही नहीं सकते थे, और अगर जिन चीजों का हम इंपोर्ट कर सकते थे उन इंपोर्ट्स में भी मात्रात्मक लिमिट लगी हुई थी कि इतनी क्वांटिटी से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमारे साथ साथ हमारी आसपास के जो दूसरे देश हैं और जो दुनिया है वो भी तो ग्रो कर रही है, केवल हम ही नहीं ग्रो कर रहे हैं, हमारे साथ साथ पूरी दुनिया ग्रो कर रही है। तो जब पूरी दुनिया ग्रो कर रही है तो अब हम, जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया, अपने दरवाजे दुनिया के दूसरे देशों के लिए खोले, दुनिया के दूसरे देशों ने दरवाजे हमारे लिए खोले, तो हम एक लगभग क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या बन गए, एक ग्लोबल इकोनॉमी बन गए। क्या बन गए, ग्लोबल इकोनॉमी बन गए। और हम जब ग्लोबल इकोनॉमी बने तो हमारी इकोनॉमी से दूरी पूरी दुनिया जो है वो प्रभावित हो रही है, और हम भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी से प्रभावित हो रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी देश में कोई घटना होती है, किसी भी देश में कोई अच्छी चीज हुई, किसी भी देश में कोई बुरी चीज हुई, उसका असर हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। ठीक है, तो ना केवल हम दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में होने वाली घटनाएं या ग्लोबल इकोनॉमी भी हमारे देश की इकोनॉमी को प्रभावित कर रही है। तो अब इस केस में हमको अब अपने जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, जिससे कि इस ग्लोबल इंटीग्रेशन के साथ हम आगे बढ़ सकें। हमको इस तरीके से पॉलिसीज बनानी होगी, इस तरीके से काम करना होगा कि ये दुनिया में होने वाली घटनाओं से और जो बाकी चीजें हैं उनका प्रॉपर तरीके से बेनिफिट लिया जा सके, या हमारे देश में पड़ने वाले जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनसे बचा जा सके, और हमारे देश को सफलता के पथ पर और आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ ये कहा गया, अच्छा एक चीज थोड़ा सा देखें, हम लोगों ने 5 ईयर प्लान पढ़े थे। 5 ईयर प्लान बेसिकली हमारे पास सेंटर प्लान थे। इन 5 ईयर प्लान्स को प्लानिंग कमीशन बनाता था, और इन 5 ईयर प्लान को प्लानिंग कमीशन के बनाने के बाद जो एनडीसी था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो अप्रूव करता था और उसके बाद इनको लागू किया जाता था। तो अगर हम देखें तो प्लानिंग कमीशन ही काम करता था प्लान्स को बनाने का। प्लान्स को बनाने का काम किसका था, प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान्स को बनाने का। हाँ, उसको अप्रूव भले ही एनडीसी करता था। प्लानिंग कमीशन में राज्यों की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, राज्यों की कोई भी हिस्सेदारी नहीं थी, कोई भी राज्य प्लानिंग कमीशन का सदस्य नहीं था। एनडीसी का सदस्य था, लेकिन एनडीसी प्लान बनाता नहीं था, प्लान तो बनाता था प्लानिंग कमीशन। और ये प्लान जो प्लानिंग कमीशन ने बनाया वो पूरे देश में लागू कर दिया जाता था। यानी कि जो प्लान लागू हो रहा है दिल्ली में, वही प्लान लागू होगा सिक्किम में, वही प्लान लागू होगा असम में, वही बिहार में, वही जम्मू कश्मीर में, वही केरला में, और वही तमिलनाडु में। एक तरीके से ये वन साइज फिट्स ऑल है ना, सब धान 22 पसेरी वाली कहावत है। तो वन साइज फिट्स ऑल वाला केस था कि एक प्लान बना दिया और वही प्लान सभी राज्यों में लागू हो रहा है। राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। हम अगर देखें तो हम दिल्ली या केरला या किसी विकसित राज्य को हम किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते, हम उसको बिहार से कंपेयर नहीं कर सकते, हम उसको उत्तराखंड से कंपेयर नहीं कर सकते। उत्तराखंड की समस्याएं अलग हैं, उत्तराखंड की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं,
मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी समस्याएं अलग हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। केरला की समस्याएं, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। उत्तर प्रदेश की समस्याएं, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। लेकिन प्लानिंग कमीशन क्या कर रहा था? एक ही प्लान बना रहा था और वो सभी राज्यों में लागू हो रहा था। राज्यों को अपनी बात को कहने का मौका नहीं था, राज्यों के पास अपने सजेशंस देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई जब ये बात थी, तो उस समय ये कहा जा सकता है कि जो राज्य थे वो इतने डेवलप नहीं थे, हम खुद ही डेवलप नहीं थे, तो हमारे जो राज्य होंगे वो कैसे डेवलप होंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया कि उस समय जो राज्य थे उनकी परिस्थितियां अलग थी, वो केंद्र पर निर्भर थे। लेकिन अब समय के साथ राज्यों में भी डेवलपमेंट हुआ है, और राज्य अब केंद्र पर डेवलप सॉरी और राज्य अब जो है वो केंद्र पर डिपेंडेंट नहीं है, राज्यों का विकास हो रहा है। और हमको अब राज्यों को मौका देना चाहिए प्लानिंग प्रोसेस में शामिल होने का। राज्यों को अपनी सुझाव, अपने रिक्वायरमेंट्स के आधार पर अपनी समस्याओं को बताने का मौका मिलना चाहिए, और राज्यों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि वो अपने समस्याएं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर केंद्र में बनने वाले प्लान्स में अपनी बात को रख सकें, प्लान्स को बनवा सकें। ठीक। तो ये चीजें प्लानिंग कमीशन में थी ही नहीं। प्लानिंग कमीशन, इसीलिए ये कहा जाता है कि वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं था। तो यहाँ पर यह भी एक जरूरत महसूस हुई कि अब राज्यों का इंटीग्रेशन करना है, तो अब इसको रिवाइज करना पड़ेगा, इसको रिवाइव करना पड़ेगा, और या तो इसी को ठीक किया जाए या कोई एक नई संस्था बनाई जाए जो अब इन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करे। तो ये चीजें, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी हुआ। तो ये सब चीजें हैं जिन चीजों को एक कारण बताया गया कि सरकार के द्वारा कि इन सभी चीजों की वजह से अब ये जरूरी हो गया है कि प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके एक नई संस्था बनाई जाए, जो संस्थाएं आज के समय के अनुसार काम कर सके, आज के समय को के अनुसार पॉलिसीज बना सके, विचार दे सके, वगैरह वगैरह। तो इस आधार पर प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। लेकिन ये जो बात है अभी जो उभर के, ये अभी उभर के नहीं आई कि अचानक से प्रधानमंत्री ने निर्णय ले लिया कि प्लानिंग कमीशन आज से खत्म और अब नीति आयोग होगा। प्लानिंग कमीशन, हम लोगों ने जब प्लानिंग कमीशन पढ़ा था तभी देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही कहा था कि प्लानिंग कमीशन को जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, उस उद्देश्य को ये भूलकर ब्यूरोक्रेट्स का अड्डा बनता चला जा रहा है। याद होगा आप लोगों को। ठीक है। तो वो तो बहुत ही इनिशियल स्टेज थी, कुछ सालों के बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने ये बोल दिया था। लेकिन समय के साथ साथ बाकी जगहों से भी आवाज उठनी शुरू हुई। जब आठवां प्लान आया तो आठवें प्लान पर जो एक्सपर्ट्स ने राय दी, उसमें उन्होंने ये कहा कि प्लानिंग कमीशन को समय के साथ बदलने की जरूरत है। प्लानिंग कमीशन की भूमिका को रिव्यू करने की जरूरत है, और ये ध्यान रखना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन को अब रिफॉर्म किया जाना चाहिए, बदलते हुए ट्रेंड और बदलते हुए सिचुएशंस के अनुसार। ठीक है। जिससे कि साथ ही साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आठवां प्लान तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद आने वाला पहला प्लान था, तो ये भी कहा गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद अब प्लानिंग कमीशन को इस आधार पर बदलाव उसमें लाना चाहिए कि अब वो बदली हुई परिस्थितियों में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। पुराने घिसे पिटे तरीके के आधार पर काम अब नहीं करना चाहिए। ऐसे ही 15वीं लोकसभा में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी फाइनेंस की, उसने अपनी रिपोर्ट में भी यही कहा था कि प्लानिंग कमीशन ये बदलती हुई परिस्थितियों में अब उतना प्रासंगिक नहीं रह गया है, अब उसको रिव्यू करने की जरूरत है, उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। यहाँ तक कि हमारे पिछले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले जो पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में प्लानिंग कमीशन को सुधार लाने की, अपने प्लानिंग प्रोसेस में चेंज लाने की और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलने की बात कही थी। तो ये चीज तो है कि प्लानिंग कमीशन के बारे में ये बात आ रही थी कि जिस उद्देश्य के लिए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन उस उद्देश्य से भटक रहा था। प्लानिंग कमीशन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल नहीं रहा था, और इसीलिए जरूरी हो गया था कि प्लानिंग कमीशन को या तो बदला जाए, रिफॉर्म किया जाए, या एक नई बॉडी बना ली जाए। तो इसी आधार पर ये एक नई बॉडी बन के तैयार हुई, जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। तो अगर हम लोग देखें कि अब जो नीति आयोग है और जो प्लानिंग कमीशन है उसमें क्या डिफरेंसेस आए हैं, तो उसको जरा समझ लेते हैं। तो अगर हम देखें तो इधर अगर हम रखें प्लानिंग कमीशन को और इधर रखें
नीति आयोग को। तो सबसे पहली चीज अगर देखें तो हम इनके गठन की ही बात करें तो गठन हमारे पास जो प्लानिंग कमीशन है उसका हुआ था 15 मार्च 1950, इसका 1 जनवरी 2015। सदस्यों की बात करें तो प्लानिंग कमीशन में फुल मेंबर्स होते थे, पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं होते थे, जबकि नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर्स भी हैं कुछ, और पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को पार्ट टाइम मेंबर्स के रूप में शामिल किया जा सकता है, जितनी भी उनकी जरूरत हो उस आधार पर इनकी संख्या को ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर इसकी काम क्या था, तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो प्लानिंग कमीशन का उसका काम क्या था, 5 ईयर प्लान को लागू करना, बनाना और लागू करना, और साथ ही साथ फिनेंशियल रिसोर्सेज को देना, किसके बीच में बंटवारा करना, किसके बीच में बांटना, मंत्रालयों और राज्यों, कि किस प्लान में किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाएगा और किस राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा, ये काम था। यहां पर ऐसा कोई भी काम नीति आयोग के पास नहीं है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक है नीति आयोग। इसका काम है कि सरकार को एडवाइज करना। एडवाइजरी बॉडी तो प्लानिंग कमीशन भी था, लेकिन प्रॉपरली अगर देखें तो हमारे पास उसके मुख्य काम ये थे, 5 ईयर प्लान और फाइनेंशियल रिसोर्सेस को राज्यों के बीच और मंत्रालयों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, अलोकेट करना। ठीक है, ये जो है ये प्योर थिंक टैंक है और ये एडवाइजरी बॉडी है। फिनेंशियल वगैरह से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, यहां पर स्टेट्स का कोई भी रिप्रेजेंटेशन, कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। यहां पर राज्यों को समान रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। हम लोग देखेंगे अभी जब इसके कंपोजिशन को, तो गवर्निंग बॉडीज की है और जो रीजनल बॉडी है, ठीक है, या गवर्निंग काउंसिल और जो रीजनल काउंसिल, उनमें राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का उसमें पार्टिसिपेशन होता है, तो राज्यों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो जो नीति आयोग है ये टीम के रूप में काम करता है, जिस टीम में सेंटर और राज्य दोनों मिलके बराबरी के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मुख्य अंतर है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। अभी और अंतर निकल के आएंगे जहां हम लोग इसको पूरा खत्म कर लेंगे, लेकिन ये मुख्य अंतर है। अब अगर देखें तो प्लानिंग कमीशन का बेसिकली काम क्या था, क्या क्या जरूरत क्यों पड़ी वो तो देख लिया, लेकिन अब उसको करना क्या है। तो प्लानिंग कमीशन जब, सॉरी सॉरी, तो अगर हम लोग अब देखें तो जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, प्लानिंग कमीशन से उसमें क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लिए। अब नीति आयोग को काम क्या है, मतलब वो किन चीजों को अपने सामने रखकर काम करेगा। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात है, अगर नीति आयोग का गठन किया जा रहा है तो जो गठन करने वाला पर्सन है, मान लिया प्रधानमंत्री, तो उसके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि आखिरकार नीति आयोग का गठन क्यों किया जाए, क्या इसका पर्पज होगा, क्या इसका विजन होगा। तो यहाँ अगर हम इसके विजन को देखें तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास वही डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली आ गई। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जननांकीय जो लाभांश है इसका कुशल उपयोग हो जाए, कुशल उपयोग हो जाए। हम देश दुनिया की सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी देश में जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। आधी से ज्यादा जनसंख्या हमारे देश की प्रोडक्टिव कैटेगरी में आती है। तो इसको अगर यूज करना है डेमोग्राफिक डिविडेंड को, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड तब तक बेकार है
जब तक ये एजुकेट नहीं है, जब तक ये शिक्षित नहीं है, जब तक ये कुशल नहीं है, इसके अंदर स्किल नहीं है। तो इसको एजुकेट करना और स्किल करना, ठीक है, इसको स्किल्स प्रोवाइड करना, ये एक ऑब्जेक्टिव रखा गया कि इस विजन में काम करना है नीति आयोग को। साथ ही साथ अगर वो एजुकेट और स्किल हो गए हैं, उनके अंदर कुशलता आ गई है, तो उनको एम्पावर करना, उनको सशक्त करना, जिससे कि वो कुछ काम कर सकें, जिससे कि वो अपने जीविकोपार्जन कर सकें, जिससे कि वो कोई कोई उद्यम शुरू कर सकें। जब वो इस तरीके से अपनी जीविका अर्न करेंगे, कोई काम करेंगे, अपना उद्यम शुरू करेंगे, तो वो खुद तो बढ़ेंगे ही आगे, उनका खुद का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, साथ साथ हमारे देश का डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है। गांवों को गांवों को विकास प्रक्रिया में शामिल करना, ये इसका एक अगला विजन था। गांवों को विकास प्रक्रिया में शामिल करना, ये इस प्रकार से काम करेगा कि गांवों को भी विकास प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। लोगों को लोगों की भागीदारी बढ़ाना, विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस को पीपल ड्रिवन बनाना, लोगों के द्वारा लोगों की भागीदारी को बढ़ाकर देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना। ठीक है। साथ ही साथ एक पारदर्शी एक पारदर्शी, जवाबदेह शासन प्रणाली विकसित करना। ठीक है। ये कुछ मुख्य विजन थे जिनको ध्यान में रखा गया नीति आयोग का गठन करते समय। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो नीति आयोग का गठन तो हो गया, नीति आयोग को बना दिया गया, नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग, नीति का जो फुल फॉर्म यहां पर है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया गया राष्ट्रीय संस्थान नीति आयोग है। तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। नीति जो शब्द है इसके भी अपने मायने हैं। नीति का मतलब क्या होता है, पॉलिसी। और कैसी पॉलिसी, मोरल पॉलिसी, यानी कि नैतिकता के दायरे में जवाबदेही पारदर्शिता स्थापित करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो एक राष्ट्रीय संस्थान बनाया गया उसका नाम है नीति आयोग। तो इसका मतलब एक तो नाम तो ये आ ही रहा है, साथ साथ इसका जो शॉर्ट फॉर्म है नीति, ये भी अपने आप में एक मैसेज हमको दे रहा है कि मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है। तो ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिनमें जवाबदेहिता भी हो, जिनमें पारदर्शिता भी हो, जिनमें निष्पक्षता भी हो, सभी वर्गों का समावेश भी हो। ठीक। तो ये नीति आयोग इस तरीके से 1 जनवरी 2015 को इन उद्देश्यों के साथ बना दिया गया। अब नीति आयोग के अगर हम बात करें तो नीति आयोग के दो हब हैं। नीति आयोग के दो हब हैं। ये हब बेसिकली नीति आयोग के द्वारा किए जाने वाले दो मुख्य कामों को डिनोट करते हैं। तो नीति आयोग के दो हब हैं, या हम बोल सकते हैं सामान्य भाषा में दो भाग हैं। एक है, इसको हम बोलते हैं टीम इंडिया हब, और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब यहाँ पर टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इन दोनों का मतलब क्या है। तो अगर हम बात करें टीम इंडिया हब, तो यहाँ पर देखिए दो शब्द लिखे हैं, टीम और इंडिया। यहाँ पर जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी
वो एक टीम के रूप में काम करके बनाई जाएंगी। टीम के रूप में काम करके बनाई जाएंगी, और ये टीम के रूप में कौन काम करेगा? सेंटर प्लस स्टेट्स। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सेंटर और स्टेट जो है वो एक टीम के रूप में काम करेंगे, और एक टीम के रूप में काम करते हुए वो देश के विकास, राज्यों के विकास के लिए पॉलिसीज बनाने का काम करेंगे। और ये जो काम है ये किस उसमें रखा गया? टीम इंडिया हब में रखा गया। ठीक है। तो क्योंकि टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और टीम का मतलब होता है जहां पर सबको बराबरी से अपनी बात को कहने का मौका मिले, सबको बराबरी से अपनी राय देने का मौका मिले, तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर राज्यों और केंद्रों की दोनों की बराबरी है। राज्यों को भी बराबर का मौका मिलेगा प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या है? अभी हम लोगों ने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करी, अभी हम लोगों ने विलेजेस को, गांवों को डेवलपमेंट प्रोसेस में शामिल करने की बात की, हम लोगों ने बात की कि कैसे लोगों का समावेशी विकास किया जा सके, हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए कि देश के विकास के में वो भी अपना योगदान दे सके। तो ये सब किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से आज जो युवा हैं उनको एजुकेट किया जाएगा, किस तरीके से युवाओं को स्किल प्रोवाइड की जाएगी, किस तरीके से उनको एम्पावर किया जाएगा, किस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, गांवों को किस प्रकार से विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, किस प्रकार से विकास की चीजों को, विकास को देश के, समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इस संबंध में जो भी काम करना है वो काम कौन करेगा? नॉलेज एंड इनोवेशन हब करेगा। ठीक है। तो ये नॉलेज एंड इनोवेशन हब ये सब काम करेगा, और इनके आधार पर देश के डेवलपमेंट प्रोसेस में अपना योगदान देगा। क्लियर? तो ये तो हो गया नीति आयोग के दो हब्स, एक टीम इंडिया हब और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इतनी चीजें हम लोगों ने समझ ली हैं। तो अब यहां पर जब नीति आयोग को बनाया गया तो नीति आयोग को 7 स्तंभों पर खड़ा किया गया। नीति आयोग को 7 स्तंभों पर खड़ा किया गया, जिनको कहा गया 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग। यानी कि इन 7 स्तंभों पर, या इन 7 तरीकों से, या इन 7 क्षेत्रों में नीति आयोग काम करेगा। पहला पहला स्तंभ है प्रो पीपल। प्रो हिंदी में भी यही लिख लीजिए, प्रो पीपल। ठीक। प्रो पीपल का मतलब हो गया लोगों के लिए काम करेगा। ये, क्योंकि हम लोगों ने देखा थिंक टैंक है, तो किसके लिए सोचेगा? लोगों के लिए सोचेगा, उनके लिए प्लान बनाएगा। ठीक है। और ये समाज व व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगा। समाज और व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगा, यह है इसका पहला स्तंभ, जिसको नाम दिया गया प्रो पीपल। दूसरा स्तंभ है इसका प्रो एक्टिविटी, प्रक्रिया उन्मुख, कार्य उन्मुख। ठीक। तो ये लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम तो करेगा, लेकिन जब इसको लोगों की आकांक्षाएं पता ही नहीं है तो कैसे काम करेगा? और ये कैसे करे, क्या मतलब ये कैसे पता करेगा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कैसे करे? यानी कि दो चीजें, पहली बात तो इसको लोगों की आकांक्षाएं पता होनी चाहिए कि समाज और व्यक्ति को चाहिए क्या। दूसरी बात, जब ये जान गया कि समाज और व्यक्तियों को क्या चाहिए, तो अब उसको कैसे प्रोवाइड किया जाना है वो भी तो ये देखेगा, यानी कि प्रोएक्टिविटी वाले काम करेगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं लोगों की आवश्यकताओं को एंटिसिपेट करेगा, उनका अनुमान लगाएगा, लोगों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाएगा, और
उनके रिस्पॉन्स पर काम करेगा। इसको बोला गया प्रोएक्टिविटी। तीसरा है पार्टिसिपेशन या भागीदारी। ठीक, ये अपने प्रोसेस में सभी लोगों, यानी कि सभी लोगों में कौन आ गई, आम जनता भी आ गई। आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। किसमें सुनिश्चित करेगा, विकास प्रक्रिया में। ठीक है, तो विकास प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम भी इसका है। चौथा जो स्तंभ है वो है एम्पावरिंग। एम्पावरिंग यानी कि सशक्तिकरण। किसका सशक्तिकरण, लोगों का सशक्तिकरण। और लोगों में भी कौन, विशेषकर महिलाओं का। महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा। क्यों करेगा, जिससे कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो सशक्तिकरण करेगा सभी लोगों का, खासतौर से महिलाओं का, यानी कि महिलाओं पर विशेष ध्यान देगा, जिससे कि वो दुनिया देश अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अलग अलग एरियाज में आगे बढ़ सके, शिक्षा में आगे बढ़ सके, आर्थिक रूप से संपन्न आगे बढ़ सके, है ना। इक्वालिटी, समानता इसका पांचवा पिलर है। ठीक, ये सभी क्षेत्रों में समानता लाने के लिए काम करेगा, यानी कि ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे कि सभी क्षेत्रों में समानता आए। ये सभी क्षेत्र कैसे, कौन कौन समानता, फॉर एग्जाम्पल लैंगिक समानता, भेदभाव ना हो लिंग के आधार पर, जेंडर इक्वालिटी, इनकम इक्वालिटी हो। अब इनकम इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि सभी को बराबर पैसा मिल रहा है, कि एक चपरासी को भी उतनी ही इनकम हो रही है जितनी कि एक सीईओ को हो रही है। तो यहाँ पर इनकम इक्वलिटी का मतलब है कि जो जैसा काम करे उसको उसके काम के अनुसार उचित वेतन दिया जाए, उचित आय प्रदान की जाए, है ना। तो इनकम इक्वलिटी को स्टैब्लिश करने का काम करेगा। साथ ही साथ सभी को समान अवसर मिले, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी तो हमारे संविधान में भी देकर रखी गई है मूल अधिकारों के रूप में, है ना। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी स्टैब्लिश करने का काम करेगा। और इसके अलावा जिस भी प्रकार की समानता है उन सभी समानताओं को बढ़ावा देने का यह काम करेगा, या असमानताओं को दूर करने के लिए अपनी पॉलिसीज बनाएगा। इसका जो छठा स्तंभ है, छठा जो पिलर है वो इंक्लूजन ऑफ ऑल। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन, यानी कि सभी का समावेशन। विकास की प्रक्रिया में कोई पीछे ना छूट जाए, विकास की प्रक्रिया में सभी साथ रहें, विकास की राह में सभी एक साथ बढ़ें, कि ऐसा ना हो कि कोई आगे बढ़ जाए कोई पीछे ही रह जाए, है ना। तो सभी का समावेशन किया जाएगा विकास की प्रक्रिया में, किन चीजों को ध्यान ना देते हुए। ठीक है, तो जेंडर, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा को बीच में लाए बिना सभी के समावेशन से विकास किया जाएगा, और सभी का विकास के पथ पर समावेशन किया जाएगा, कोई भी पीछे ना छूटे, यानी कि जो डेवलपमेंट हो उसका बेनिफिट सभी को मिले। जो आगे है उसको तो मिले ही मिले, और जो समाज का अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी विकास का बेनिफिट मिले। सभी को सभी संसाधनों का बराबर उनकी आवश्यकता के अनुसार उपभोग करने का अवसर भी मिले। ठीक, और जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे
अंतिम पिलर है वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। ये सब करने में इस प्रकार से काम किया जाए कि जो सरकार है वो ना केवल ट्रांसपेरेंट हो बल्कि वो ट्रांसपेरेंट दिखे भी, सरकार के कामों में पारदर्शिता आए, सरकार के कामों में जवाबदेही उत्पन्न हो, इन सभी के लिए भी वो काम करेगा। यानी कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे कि ये सारी चीजें क्या हो, उसकी पॉलिसीज से आगे बढ़े, ट्रांसपेरेंसी भी एस्टैब्लिश हो। ठीक। तो ये जो है ये बेसिकली 7 पिलर्स हैं नीति आयोग के। प्रो पीपुल होगा, प्रो एक्टिविटी वाले का होगा, पार्टिसिपेशन सभी का, वो भागीदारी सुनिश्चित करेगा, सभी लोगों को एम्पावर करेगा, विशेषकर महिलाओं को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए पॉलिसीज बनाएगा जिससे कि जेंडर इक्वालिटी, इनकम इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और सभी क्षेत्रों में समानता आए, सभी लोगों का समावेशी विकास हो, और इन सब के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश हो, जवाबदेहिता एस्टैब्लिश हो, हर आदमी ये जाने कि आखिरकार ये कौन क्यों और कैसे कर रहा है, कोई भी चीज छुपी ना हो। तो ये इसके 7 पिलर्स हमारे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके नीति आयोग के कंपोजिशन पे। तो 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं इनके सदस्य कौन है और बाद में हम इनमें देखेंगे कि इनकी बॉडीज कौन कौन सी हैं। तो अगर हम देखें नीति आयोग का कंपोजिशन, तो नीति आयोग में एक चेयरमैन होगा या चेयरपर्सन होगा। तो नीति आयोग का चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ये इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, यानी कि पदेन अध्यक्ष होगा नीति आयोग का। कौन? प्रधानमंत्री है, जो कौन है अभी? नरेंद्र मोदी है। चेयरमैन के अलावा इसमें एक, या चेयरपर्सन के अलावा इसमें एक वाइस चेयरपर्सन भी होगा। इस वाइस चेयरपर्सन का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा। ये अभी हमारे जो वाइस चेयरपर्सन है वो हैं सुमन बेरी। जो पहले थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा इसमें 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, यानी कि 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। ये 4 पूर्णकालिक सदस्य अभी कौन कौन है? अभी है इसमें एक वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, और डॉक्टर अरविंद वीरमानी। ये इसके 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं, वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पॉल और डॉक्टर अरविंद वीरमानी। इसके अलावा इसमें 2 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। ठीक है, जो 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे ये कहाँ से होंगे? ये लीडिंग यूनिवर्सिटीज या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, जो अपनी स्पेशलिज्म का या अपनी जो जो उनके पास स्पेशलाइजेशन है उसका बेनिफिट यहाँ पर दे सकें। तो इसके लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के चांसलर्स वगैरह या कोई और बड़े प्रोफेसर्स जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका कोई सदस्य, उसका कोई अध्यक्ष या उसका कोई व्यक्ति, वो यहाँ पर पार्ट टाइम मेंबर्स के रूप में शामिल किया जाएगा। और इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर चार चार पदेन सदस्य भी हैं।
यानी कि 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं। तो अभी हमारे पास जो 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, बेसिकली ये यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं। और ये 4 केंद्रीय मंत्री यहाँ के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। ये 4 केंद्रीय मंत्री एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। अभी कौन कौन है? एक तो है अमित शाह, जो है गृह मंत्री। दूसरे हैं राजनाथ सिंह, जो है डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। तीसरे हैं निर्मला सीतारमन, ये हैं फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। और जो चौथे हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये 4 यूनियन मिनिस्टर्स या 4 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि और किसान कल्याण मंत्री, यहाँ पर 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में इसमें शामिल किए गए हैं नीति आयोग में। ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैसे ही हैं जैसे प्लानिंग कमीशन में एक सेक्रेटरी होता था, तो वैसे ही यहाँ पर एक सीईओ होगा। ये सीईओ सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होगा। तो अभी हमारे पास जो सीईओ हैं वो है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के जो पहले सीईओ थे या सीईओ थी, वो थी सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है। इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाएगी। तो ये तो इनके, अच्छा, इसके अलावा एक सेक्रेटरीट भी होगा अगर जरूरत पड़ेगी, एज नीडेड। एक सचिवालय भी होगा एज नीडेड, जब जरूरत पड़ेगी तो ये इसके सदस्य संख्या हो जाती है। ये फुल जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है, ये बेसिकली क्या है? ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है। ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम इसका, कि इतने लोग इसमें ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नीति आयोग में सबसे ऊपर तो एक चेयरपर्सन हो गया, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। इसके अलावा इसमें होती है एक गवर्निंग काउंसिल, प्रशासनिक परिषद। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? गवर्निंग काउंसिल में बेसिकली पार्टिसिपेशन होता है केंद्र का और राज्यों का। टीम बन रही है, केंद्र और राज्यों की टीम बन रही है, तो इसमें कौन होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर। हम लोगों ने देखा था कि कुछ यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है उनको, और कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली, पुडुचेरी को छोड़कर यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन दो राज्यों में है विधानसभा और यहाँ पर होते हैं मुख्यमंत्री, तो यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल होंगे। तो दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल में होंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी के अलावा बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पर इस गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। इसके अलावा केंद्र की तरफ से यहां पर कुछ स्पेशल इनवाइटीज को शामिल किया जाएगा। विशेष
आमंत्रित सदस्य। यहां पर अभी जो स्पेशल इनवाइटीज हैं वो कौन है? वो है नितिन गडकरी। एक सेकेंड। नितिन गडकरी मंत्री हैं। पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं, और राव इंद्रजीत सिंह। ये इनकी जो नॉमिनेशन या अपॉइंटमेंट होगा वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक गवर्निंग काउंसिल हो जाएगी राज्यों का और केंद्र के विशेष आमंत्रित सदस्यों की। इसके अलावा एक रीजनल काउंसिल भी है। इस रीजनल काउंसिल, ये रीजनल काउंसिल क्यों है? अब देखो, गवर्निंग काउंसिल तो पूरे देश के लिए काम कर रही है राज्यों की आधार पर, लेकिन अगर कोई कहीं पर किसी विशेष क्षेत्र में कोई समस्या है, किसी विशेष क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, या किसी विशेष क्षेत्र के लिए कोई प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए ये रीजनल काउंसिल होती है। ये रीजनल काउंसिल के हम लोग बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर काम करने के लिए, रीजनल लेवल पर काम करने के लिए। ठीक है। इसको बुलाता कौन है? इसकी बैठक अगर होगी तो उसको बुलाता कौन है? तो इसको बुलाता है प्राइम मिनिस्टर। इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी बैठक की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर द्वारा नामित, नॉमिनेटेड व्यक्ति करेगा। ठीक है। अब इसमें कौन होता है? इसमें चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होंगे, प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी होंगे, एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये एक तरीके से हमारा कंपोजिशन है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है नीति आयोग का। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होगा, और ये नेशनल लेवल पे काम करेगी। स्थानीय स्तर पर देखने के लिए रीजनल काउंसिल है, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। इसकी बैठक भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा बुलाई जाएगी। तो इसकी अध्यक्षता या तो प्राइम मिनिस्टर खुद करेगा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति करेगा। और यहाँ पर कौन कौन इसमें होगा? चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होंगे, और यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ के बाकी यूनियन टेरिटरीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वो इसके सदस्य होंगे। ठीक है। तो ये एक तरीके से हो गया हमारा नीति आयोग। थोड़ी सी इसमें चीजें बची हुई हैं, वो हम लोग कल अगली क्लास में कर लेंगे थोड़ा सा। आपको यहाँ पर एक काम करना है कि आपको प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच के डिफरेंसेस लिखने हैं, उनको लिख के भेजना है। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच के डिफरेंसेस लिख के भेजने हैं। साथ ही साथ आपको लिखना है कि नीति आयोग को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये दो चीजों के जवाब आपको लिख के भेजने हैं। इतना रखते हैं, और फिर अगली क्लास में हम लोग लाइव मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं। चलिए फिर, गुड नाइट।